नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वनडे एग्जाम विद आरबी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने हिंदी साहित्य इतिहास की एक ही महत्वपूर्ण क्लास शुरू की है जो आपके आने वाली सभी प्रकार की परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा यह क्लास जो है ये सभी हिंदी साहित्य की पुस्तकों का निचोड़ है। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण कवियों को देख चुके हैं। अब हम कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण कवियों तथा उनके रचनाओं को देखेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यह वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए, साहित्य के इतिहास से संबंधित अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। हिंदी काव्य धारा है, ये राहुल संस्कृतायन जी की रचना है। हिंदी वीर काव्य है, ये टीकम सिंह तोमर की रचना है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास जो है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास जो है ये बाबू गुलाब राय जी के द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा जो है ये रामवध द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई थी। अगली जो है वो इतिहास और आलोचना जो है ये डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य का अतीत जो है भाग 1 जो भाग 2 में प्रकाशित हुआ था, इसके रचनाकार जो हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जो है ये नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। हिंदी साहित्य अनुशीलन जो है ये डॉक्टर सत्यकाम वर्मा जी का है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ ये डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। अगली जो हमारी रचना है हिंदी साहित्य भाग 1 भाग 2 भाग 3 तीन भागों में प्रकाशित हुआ था। इसके रचनाकार डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा जी हैं। अगली जो हमारी है 12 नंबर हिंदी साहित्य की सामाजिक भूमिका, इसके रचनाकार जो हैं शंभुनाथ सिंह जी हैं। अगली हमारी 13 नंबर है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ये राजनाथ शर्मा जी की रचना है। अगली जो रचना है हमारी हिंदी साहित्य का नया इतिहास, ये रामखिलावन पांडे की रचना है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास जो है ये रामखिलावन पांडे जी की रचना है। और हिंदी साहित्य ऐतिहासिक समीक्षा जो है पद्मलाल पन्नालाल बख्शी की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है सुमन राजे की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास सुमन राजे की रचना है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है ये भी सुमन राजे की रचना है। साहित्य इतिहास संरचना एवं स्वरूप जो है ये भी सुमन राजे की रचना है। सुमन राजे की 3 रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, साहित्य इतिहास रचना एवं स्वरूप। साहित्य और इतिहास दृष्टि किसकी रचना है, ये डॉक्टर मनेजर पांडे की रचना है। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास जो है वासुदेव सिंह की रचना है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। किसकी रचना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना है। अगली जो मेरी रचना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। भारतीय इतिहास की समस्याएं, ये रामविलास शर्मा की रचना है। 23 नंबर रचना है हिंदी साहित्य का प्रवृत्ति पूरक इतिहास, ये सभापति मिश्र की रचना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है ये बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास जो है, हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास, ये नीरजा माधव की रचना है। ए स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर, ये जो है एडविन ग्रीव्स की रचना है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर जो है ये इंद्रनाथ मदान की रचना है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये फ्रैंक आर्नेस्ट की रचना है। फ्रैंक आर्नेस्ट की रचना है। दोस्तों, हम काल विभाजन के संदर्भ में विस्तार रूप से देखते हैं कि काल विभाजन की आवश्यकता क्यों हुई, काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में जो काल विभाजन किया गया है
उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। किसी वस्तु साहित्य की प्रवृत्ति आदि का ठीक ठाक ज्ञान कराने, सहज बनाने के लिए उसे खंडों और उपखंडों में विभक्त किया जाता है। साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों एवं दिशा परिवर्तनों का ज्ञान कराने के लिए भी काल विभाजन आवश्यक होता है। साहित्य की परंपराओं के उत्थान पतन को दिखाने हेतु भी काल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए भी काल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। साहित्य में अंतर्निहित चेतना के क्रमिक विकास को दिखाने हेतु भी काल विभाजन किया जाता है। युग चेतना को दिखाने हेतु भी काल विभाजन किया जाता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं साहित्य के काल विभाजन के संदर्भ में विद्वानों के मत कौन कौन से हैं, देखते हैं। एक है हमारे चॉम्स्के सैंडर्स महोदय जी हैं, विद्वान। ये क्या कहते हैं काल विभाजन के संदर्भ में? इन्होंने कहा है, काल विभाजन का उद्देश्य इतिहास को एक प्रक्रिया के रूप में एक आवयिक विकासात्मक वस्तु के रूप में देखना है। चॉम्स्के सैंडर्स ने क्या कहा है? काल विभाजन का उद्देश्य इतिहास को एक प्रक्रिया के रूप में एक आवयिक विकासात्मक वस्तु के रूप में देखना है। और नलिन बिलोचन शर्मा जी का क्या कथन है काल विभाजन के संदर्भ में? इन्होंने कहा, युग का विभाजन ऐतिहासिक ज्ञान के प्रमुख साधनों में से है और इसका बिना काम नहीं चल सकता है। मुक्तिबोध ने क्या कहा है काल विभाजन के संदर्भ में? मुक्तिबोध कवि ने क्या कहा है? प्रत्येक युग अपनी सामाजिक ऐतिहासिक स्थिति की अनुभूति आवश्यकता के अनुसार अपना साहित्य निर्माण करता है, इसलिए काल विभाजन की आवश्यकता है। काल विभाजन के आधार कौन कौन से हैं, देखते हैं दोस्तों। यानी कि काल विभाजन के आधार कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक काल विभाजन का आधार कौन कौन सा है? जैसे आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। शासक और उसके शासनकाल के आधार पर, जैसे विक्टोरियन काल, मुगल काल, मराठा काल आदि। नोट, साहित्य के इतिहास में इसका प्रयोग ना के बराबर होता है। यानी कि जो ये विक्टोरियन काल के संदर्भ में दिया गया है, मुगल काल एवं मराठा काल लिखा गया है, इसका प्रयोग जो है हिंदी साहित्य में ना के बराबर होता है, यानी इसका प्रयोग नहीं होता है। साहित्य नेता और उनकी प्रभाव परिधि के आधार पर, साहित्य नेता और उनकी प्रभाव परिधि के आधार पर, जैसे रविंद्र युग, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, प्रयाग युग आदि। अगला जो है लोकनायक और उसके प्रभाव के काल के आधार पर, जैसे नेहरू युग, गांधी युग। नोट, साहित्य में इसका प्रयोग भी ना के बराबर हुआ है, यानी कि लोकनायक और उसके प्रभाव के काल के आधार पर भी इसका प्रयोग नहीं हुआ है। राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक घटना एवं आंदोलन के आधार पर जो काल विभाजन किया गया है, राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक घटना एवं आंदोलन के आधार पर पुनर्जागरण काल, स्वतंत्रोत्तर युग आदि। साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर जो काल विभाजन किया गया था, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगावाद आदि। दोस्तों, काल विभाजन एवं नामकरण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, यानी कि काल विभाजन एवं नामकरण करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कालखंड का नामकरण उस कालखंड की मूल साहित्य चेतना के प्रतिबिंबित कर सके, यह ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि काल विभाजन करते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि मूल साहित्य की चेतना को प्रतिबिंबित कर सके। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों, रीतियों एवं आदर्शों की समानता के आधार पर होना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आधार पर आरंभ और अवसान के आधार पर होना चाहिए। काल विभाजन में युग चेतना को महत्व देना चाहिए। काल विभाजन में कालक्रम एवं साहित्यिक प्रवृत्ति, इन दोनों का उचित समन्वय होना चाहिए।
हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कौन कौन सा था? ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन के संदर्भ में देखते हैं। चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी का प्रेम कविता, ब्रज के कृष्ण भक्ति संप्रदाय एवं मुगल दरबार। तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्य परवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान एवं विविध। काल विभाजन के संदर्भ में ग्रियर्सन के कथन क्या हैं देखते हैं। सामग्री को यथासंभव कालानुक्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह सर्वत्र नहीं हो रहा है और कतिपय स्थलों पर तो यह असंभव सिद्ध हुआ है। अतएव वे कवि जिनके समय में किसी भी प्रकार का स्थिर नहीं कर सका, अंतिम अध्याय में वर्णानुक्रम में से एक साथ दे दिए गए हैं। दूसरा कथन क्या है काल विभाजन के संदर्भ में ग्रियर्सन का? ग्रंथ अध्यायों विभक्त है। ग्रंथ जो है अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय सामान्यतः एक काल का सूचक है। ग्रंथ जो है अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय जो है सामान्यतः एक काल का सूचक है। ग्रियर्सन के काल विभाजन के समीक्षा। ग्रियर्सन द्वारा किए गए काल विभाजन की समीक्षा करते हैं। ग्रियर्सन का काल विभाजन न होकर अध्यायों का नामकरण मात्र है। इसमें कालक्रम की निरंतरता का अभाव है। इसमें समग्र ऐतिहासिक चेतना का बोध नहीं होता है। इसमें ऐतिहासिक प्रवृत्ति का भी बोध नहीं होता है। इनके द्वारा किया गया काल विभाजन अव्यवस्थित है। इनके द्वारा काल विभाजन जो है वो अव्यवस्थित है। महत्व क्या है? बाद में आने वाले इतिहासकारों को इनके काल विभाजन में साहित्य इतिहास के काल विभाजन की प्रेरणा मिलती है। मिस्र बंधुओं द्वारा कौन कौन सा काल विभाजन किया गया था? आदिकाल को दो भागों में विभक्त किया था। पूर्वारंभिक काल एवं उत्तर आरंभिक काल। इन्होंने आरंभिक काल, मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल की जो समय सीमा मानी थी विक्रमी संवत 700 से विक्रमी संवत 1444 तक मानी थी। तथा यह दो खंडों में विभक्त था, पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल जो है 700 विक्रमी संवत से 1343 विक्रमी संवत तक चला और उत्तर आरंभिक काल जो है विक्रमी संवत 1344 से विक्रमी संवत 1444 तक चला। अब माध्यमिक काल को देखते हैं। मिस्र बंधुओं द्वारा विभक्त किए गए माध्यमिक काल के बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने माध्यमिक काल की जो समय सीमा थी वो 1445 विक्रमी से 1680 विक्रमी तक मानी जाती है। पूर्व माध्यमिक काल जो है विक्रमी संवत 1445 से 1560 ईस्वी तक माना जाता है। प्रौढ़ माध्यमिक काल विक्रमी संवत 1561 से विक्रमी संवत 1680 तक माना जाता है। विक्रमी संवत 1561 से विक्रमी संवत 1680 तक माना जाता है। अलंकृत काल जो है वो 1681 विक्रमी से 1889 विक्रमी तक चला। पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल की समय सीमा 1681 ईस्वी से 1790 ईस्वी तक मानी जाती है। उत्तरालंकृत काल की समय सीमा जो है विक्रमी संवत 791 से विक्रमी संवत 1889 तक माना जाता है। परिवर्तन काल किसे कहते हैं? विक्रमी संवत 1890 से विक्रमी संवत 1925 तक माना जाता है। वर्तमान काल विक्रमी संवत 1662 से आज तक माना जाता है।
मिश्र बंधुओं के काल विभाजन की विशेषताएं कौन कौन सी है देखते हैं दोस्तों। मिश्र बंधुओं के काल विभाजन की विशेषताएं कौन कौन सी है देखते हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन ग्रियर्सन द्वारा किए गए काल विभाजन की अपेक्षा प्रौढ़ है, किंतु इसे निम्नलिखित 2 कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को सम्मिश्रित कर लिया है। कालों का नामकरण एक जैसा प्रसिद्ध पद्धति पर नहीं किया गया है, यानी कालों का नामकरण जो है एक जैसी पद्धति पर नहीं किया गया है। दोस्तों, मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के संदर्भ में मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के संबंध में गणपत चंद्र गुप्त जी का कथन कौन सा है। यह भी विचित्र बात है कि जहाँ वह मध्यकाल में लगभग 200 वर्षों के समय को भी साहित्य की प्रौढ़ता के आधार पर 2 अवतारदारों पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल में विभक्त करते हैं, जिसका अर्थ 100 वर्षों में ही परिवर्तन काल के रूप में 35 वर्ष के समय को अलग से देना भी असंगत प्रतीत होता है। विभिन्न कालखंडों के नामकरण में भी एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा किया गया काल विभाजन कौन कौन सा है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दोहरा नामकरण किया है प्रत्येक काल का, यानी आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी कहा है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है, उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा है, आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा है। इनकी समय सीमा जो है विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक आदिकाल है। विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक अपना पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल है। उत्तर मध्यकाल या रीतकाल जो है विक्रमी संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900 तक का है। आधुनिक या गद्य काल जो है विक्रमी संवत 1900 से आज तक माना जाता है। नई काव्यधारा प्रथम उत्थान भारतेंदु युग विक्रमी संवत 1925 से विक्रमी संवत 1950 तक माना जाता है। नई काव्यधारा द्वितीय उत्थान जो है ये द्विवेदी युग के बारे में है, विक्रमी संवत 1950 से विक्रमी संवत 1975 तक। नई काव्यधारा तृतीय उत्थान के रूप में जाना जाता है छायावाद, विक्रमी संवत 1975 से आज तक माना जाता है। दोस्तों, आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।